बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, बिहार राज्य के बच्चों की परीक्षा 7 जनवरी को है। तो उसके लेकर कुछ आज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में प्रश्न ऑलरेडी कई बार दिखा चुका हूं कि बिहार में ये प्रश्न आए हुए हैं। और कुछ देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। देखिए ये सब प्रश्न मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी एक इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बिहार की अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बिहार का बताइए, झारखंड का बताइए। तो बच्चों, ये जो मैट है इसके 90 प्रश्न हर एक राज्य में आते हैं, चाहे जो राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो। ठीक है। और वैसे ही सेट के भी आते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन बिहार के अन्य राज्यों में आए हुए हैं और अन्य राज्यों के प्रश्न बिहार में आए हुए हैं। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को देख लीजिए। मानसिक योग्यता के कुछ पीले थंबनेल वाले कुल 12 वीडियोस हैं, केवल 10-10 मिनट के हैं। अगर आपने उनको देख लिया बच्चों, तो 70-80 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और अभ्यास कर लेंगे, उसमें मॉडल पेपर भी है, तो आपके 90 में से 90 आ सकते हैं। तो इस सब का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको बताता हूँ, जिससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है? तो बच्चों, ये गैर सरकारी संगठन है। सुलभ इंटरनेशनल किस चीज़ के निर्माण पर बल देता है? तो शौचालय के निर्माण पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। इस समय भारत बच्चों जो प्रेजेंट है, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा है ये, जो प्रेजेंट डाटा के आधार पर अभी भारत नंबर 1 विश्व में जनसंख्या के आधार पर बन गया है। चीन को उसने पीछे छोड़ दिया है। कौन सा अनुच्छेद भारत के अधिकार को पानी पीने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? तो अनुच्छेद 21 है। कल भी मैंने बताया था कि 12 से 35 तक हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। इसके बाद है, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? तो सरकार तय करती है। भारत के किस शहर में 1984 की भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल में हुई थी। ठीक है। तो कौन सा गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी आता है कई बार, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से हुई थी? ये देखिए, ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है कि कब हुई थी। तो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी बच्चों। और ये किस देश की थी? तो ये अमेरिका की थी। और इसमें किस वर्ष से पहले पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता था? 1984 के पहले। पानी का अधिकार और जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। डायरेक्ट प्रश्न है। मैंने आपको देखिए बिहार राज्य के प्रश्न बताए हुए हैं, काफ़ी टफ भी आए हुए हैं। तो इनसे आपकी तैयारी बच्चों अच्छी हो जाएगी। और ये जो बच्चों बुक है, ये राघव प्रकाशन की बुक है, जिसके जरिए मैं बता रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। ठीक है। इसमें सागर सर हैं, जो सागर कोचिंग के वो, और साथ में मैं भी इसमें एक राइटर के तौर पे हैं, और विनोद सर हैं ही हैं, जिनके द्वारा भी ये किताब लिखी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है। जरूरी चीज़ें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों का नियंत्रण में रखने वाला कानून जो है वो उपभोक्ता कानून है। ठीक है। मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए कानून का निर्माण कौन करता है? तो सरकार करती है। यूनियन कार्बाइड कंपनी, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जैसे मैंने बताया, अपने अब यहाँ आ भी गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रतिबंधित है? बेगार मतलब बिना पैसे दिए हुए काम लेना। तो अनुच्छेद 23 के तहत था। ठीक है। भारतीय संविधान में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी कितने वर्ष की है? तो 6 से 14 वर्ष तक। इसलिए देखिए, जो भी सरकारी विद्यालय खुल रहे हैं या कुछ भी हैं, तो वहाँ मुफ्त शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। किस आयु के बच्चों को काम पर रखना निषेध है? 14 वर्ष तक के बच्चों को काम मतलब निषेध है उनके लिए, उनसे काम नहीं लेना है। ठीक है। इस टॉपिक से भी बच्चों काफ़ी प्रश्न आते हैं और आए हुए हैं डायरेक्ट। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों दिल्ली में है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने लिखी। ये भी काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालों में बांटा? ये भी आया हुआ है बच्चों प्रश्न। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, आपके बिहार में भी आया हुआ है। ठीक है। तो डायरेक्ट ये देखिए, यहाँ से आप अगर आप कर लेते हैं तैयार, तो आपका आसानी से नंबर इसमें आ जाएंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देश का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया? तो सर्वेक्षण पे दिया। भारत में अंग्रेजी शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? तो औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो 1920 के दशक में। भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? तो 1857 में, आपको पता है। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? तो 1773 में बने। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, किसका मानना था? तो जेम्स मिल का मानना था। इसके बाद रखा जाता अभिलेखागार में पश्चिम संसार के अनुसार आधुनिक काल में क्या क्या विशेषताएं होती? तो विज्ञान का विकास, तर्क का योग, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता इत्यादि। अंग्रेजों द्वारा सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जो खुश नसीबी के माहिर लिखते थे। ठीक है। इसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसको सौंपा था? और रैनल को सौंपा था। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें 3 कालों में बटा था। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, तो ये कथन काफ़ी बार आया हुआ है। किसने कहा है? तो ये जेम्स मिल ने अपनी किताब में कहा था। ठीक है। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कहाँ स्थित है? तो सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। और जनगणना कितने अंतराल पे होती है? तो 10 वर्ष पे। तो पहली जनगणना कब हुई थी बच्चों? तो 1881 में अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी। ठीक है। और भारत में 1951 से आज़ाद भारत में होना शुरू हुई थी। इसके बाद 1857 विद्रोह में विद्रोहियों ने किसको अपना नेता माना? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को माना था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर और इजाज़तनामा हासिल करने किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया? तो 1600 ईस्वी में। ये भी आया था सवाल बच्चों, बिहार के मैंने प्रश्न बताया था कि कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले कंपनी आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बच्चों आई थी कंपनी के तौर पे। लेकिन कौन विदेशी आया था? तो पोर्चुगीज वास्को डिगामा, ये आपको पता है। ठीक है। इसके बाद है केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचने का रास्ता किसने और कब खोजा? तो पुर्तगाल के खोज यात्री वास्को डिगामा ने 1488 में। सोचिए, पुर्तगाली 1488 में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। ठीक है। यूरोप के बाज़ारों में भारत के किन उत्पादों की मांग थी? सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, मतलब मसाले, रेशमी कपड़े और सूती कपड़ों की काफ़ी डिमांड थी। पहले ये लोग केवल व्यापार करने आए थे, फिर इनको लगा कि नहीं, हम तो भाई सबको लड़ा के आपस में हम कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने कब्जा किया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब शुरू की गई? तो 1651 में हुगली नदी के किनारे की गई। कोलकाता का पुराना नाम कालीकता था। बंगाल के नवाब समय अनुसार, तो कई बार आया कि इसके बाद कौन नवाब बना? तो देखिए, मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र बना था। पलासी का असली नाम क्या था? पलाशी। ठीक है, जो यहाँ पाए जाने वाले पलाश फूलों के नाम पर पड़ा था, तभी तो वहाँ युद्ध भी हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है। फिर है पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बच्चों, पलासी का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल आता है कि अंग्रेज़ों ने मतलब पहला ऐसी कौन सी लड़ाई जिससे कब्जा किया या भारत में नींव रखी अपनी? तो ये से पलासी का ही युद्ध था। अंग्रेज़ों ने जब हरा दिया, तब उन्हें लगा कि नहीं, हम धीरे धीरे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसके बाद है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। और ये देखिए, जो कारण था हारने का, मेन ये था, हारता नहीं सिराजुद्दौला, ये तो अंग्रेज कुछ भी नहीं थे। ये रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को लालच दे दिया कि हम तुमको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र इसके सेना में सिराजुद्दौला में था, लेकिन ये लड़ाई नहीं। तो भाई, जब सैनिक ही नहीं लड़ेंगे, सेनापति ही नहीं लड़ेगा, तो क्या होगा? हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसने धोखा दिया या किसकी वजह से हारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना। ठीक है, तो ये देखिए क्लियर है, यह हमने देखा था। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बनता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था। मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया? तो 1765 में किया था। और रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आया? तो 1743 में आया था। किस संधि के अनुसार रियासतें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार खो देती थी और उसे कंपनी की तरफ से सुविधा मिलती? सहायक संधि। बच्चों, सहायक संधि के जरिए बस बेवकूफ़ बनाकर बोलते थे कि नहीं, हम अपनी सेना देंगे, तो जो बेचारे कमज़ोर राजा होते थे इनके झांसे में आ जाते थे। इनकी सेना खूब खाना खाती पीती थी, फिर धीरे धीरे उस राज्य पे कब्जा कर लेती थी।
किस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद किए थे बच्चों। ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हैदर अली इसका कार्यकाल है, और टीपू सुल्तान ये आखिरी शासक था। ठीक है। ने कहाँ शासन किया? मैसूर में शासन किया। ठीक है। टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय देश के व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध थे? फ्रांस के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। फ्रांस से इसको तोपे काफ़ी कुछ मिला था। फ्रांस इसलिए भी सहायता करता था क्योंकि टीपू सुल्तान अकेले अंग्रेजों से लोहा लिया हुआ था। मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी बार जंग हुई? बच्चों काफ़ी बार जंग हुई है। आखिरी जंग 1799 में हुई थी। शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हुई। बच्चों ये आज का इम्पोर्टेंट वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर इस तरह से और वीडियोस बनाने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।